सुप्रभात बच्चों। हम बड़े भाई साहब पाठ पढ़ रहे थे। आज हम भाग तीसरा पढ़ेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। मैं तो खेलते खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस क्या हुआ, मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया कि उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। अब क्या हुआ, सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना यानी कि वार्षिक परीक्षा जो है वह हुआ। उसमें परिणाम आया। क्या आया कि बड़े भाई साहब जो हो गए वह फेल हो गए और मैं पास हो गया। अब हम दोनों के बीच में क्या हो गया, हम दोनों के बीच में 2 साल का अंतर रह गया है ना। एक बार मेरे मन में तो ऐसा आया कि भाई साहब को मैं बोलूं कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? आप जो सारा दिन पढ़ाई करते रहते थे, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? लेकिन वह इतने दुखी थे और इतने उदास थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे बोलने की, है ना। और मुझे ऐसा लज्जास्पद भी जान पड़ा। लेकिन मुझे अपने ऊपर क्या हो गया, अभिमान हुआ और मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा, है ना। और भाई साहब का जो रौब था वह मुझ पर नहीं था, क्योंकि मैं तो क्या करता था, मैं तो पूरा दिन आज़ादी से खेलता था और खेल कूद कर मैं क्या करता हुआ था, मैं कक्षा में अव्वल आ गया था, है ना। और भाई साहब ने अगर वापस से मुझे बोला तो मैं भी भाई साहब से कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है ना। देखो, मुझे देखो, मैं तो खेलता रहा सारा दिन, फिर भी मैं कक्षा में क्या आ गया, अव्वल आ गया। लेकिन मैं ऐसा बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोल पाऊँ, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे, है ना। लेकिन भाई साहब का वह आतंक जो था वह मुझ पर नहीं था, है ना। शायद भाई साहब को पता चल गया कि मेरी बुद्धि क्या है, कितनी तेज है। एक दिन, लेखक कहता है, एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब भोर का समय मैं गुल्ली डंडे की भेंट करके सीधा भोजन के समय में लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए तो दर्जे में अव्वल आ गए, तुम्हें तो दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। यानी कि एक दिन लेखक कहता है कि मैं गुल्ली डंडा खेलकर जब मैं आया, भोजन के समय में मैं घर आया तो भाई साहब ने तो क्या किया, फिर उपदेश भाई साहब का स्टार्ट हो गया। और भाई साहब क्या कहने लगे कि इस साल तो तुम पास हो गए तो तुम्हारा बहुत दिमाग हो गया है। दिमाग यानी कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया है ना। तुम इतने घमंडी हो गए हो कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा सोचने लगे, है ना। तो क्या है तुम्हारी हस्ती, क्या है ना, तुम्हारी हस्ती क्या है। और भाईजान, घमंड, इतना जो तुम घमंड कर रहे हो, घमंड तो क्या है, बड़े बड़ों का भी नहीं रहा। रावण के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, रावण के चरित्र से तुमने उपदेश तो लिया ही होगा। रावण का क्या हल हुआ था? रावण एक क्या था, बहुत बड़ा एक राजा था, उसे चक्रवर्ती राजा भी कहते हैं। लेकिन रावण का क्या हाल हुआ,
तो इस तरह का वह रावण का उपदेश देते हैं। कौन देते हैं? बड़े भाई देते हैं। रावण के बारे में वो बताते हैं कि रावण जो था वो था संसार के जितने भी लोग थे, माने उसको क्या देते थे? कर देते थे, उसको टैक्स देते थे। और बड़े बड़े जो देवता थे, है ना, देवता भी उसकी गुलामी करते थे। किसकी गुलामी करते थे? रावण की गुलामी करते थे, यानी कि उसके दास थे बने। लेकिन रावण इतना अभिमानी था, रावण जो था इतना अभिमानी था, बाद में क्या हुआ? उसका अभिमान एकदम से मिट गया। अंत में उसका ऐसा हाल हुआ कि उसको चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था, है ना। बड़े भाई साहब का कहना था कि इंसान क्या है, कितने भी कुकर्म कर ले लेकिन अभिमान कभी नहीं करे, और जो अभिमान करता है वो दीन और दुनिया दोनों से चला जाता है, ऐसे बोलते हैं। फिर बड़े भाई साहब कहते हैं कि शैतान का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा, है ना। शैतान को भी क्या था? बहुत अभिमान था। क्या अभिमान था? ईश्वर का उससे बढ़कर कोई भी भक्त नहीं है, इस तरह का अभिमान था। लेकिन उसका भी वही हाल हुआ, उसको क्या कर दिया गया? स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। साहिरूम के बारे में बोलते हैं कि साहिरूम ने भी क्या किया था? बहुत अहंकार किया था, और उसका अहंकार भी नष्ट हो गया। वह क्या हुआ? अंत समय में भीख मांग मांग कर वह मर गया, है ना। तुमने तो सिर्फ एक दर्जा ही पास किया है, और तुम एक दर्जा में ही तुम्हारा इतना घमंड हो गया है, तुम्हें इतना दिमाग हो गया है ना। हो गया तुमने, तो तुम आगे पढ़ चुके, ऐसे करके बोलते हैं बड़े भाई साहब, है ना। समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। ऐसा लगता है कि जैसे अंधे के हाथ में क्या लग गई है? बटेर लग गई है ना। तो जिस तरह से, और फिर इसका उदाहरण देते हैं, गुल्ली डंडे में क्या होता है कि गुल्ली डंडे में कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है ना। इसका ये मतलब नहीं होता कि वह सफल खिलाड़ी है। सफल खिलाड़ी वही होता है जिसका कभी भी कोई निशाना खाली नहीं जाता है। और भाई साहब कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं जो फेल हो गया हूँ उस पर मत जाओ, लेकिन जब मेरे दर्जे में आओगे, मेरे जब दर्जे में आओगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा, है ना। क्या होगा तब? अलजबरा और ज्योमेट्री के तुमको क्या करने पड़ेंगे? चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का भी तुमको क्या करना पड़ेगा? इतिहास पढ़ना पड़ेगा, है ना। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं है। 8-8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने किस सन में किया था, है ना। यह कोई आसान नहीं है ना। अगर तुम हेनरी 7वीं की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दोगे तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और क्या है, तुम किस ख्याल में हो, है ना। कितने सारे दर्जन जेम्स हुए हैं, दर्जन विलियम हुए हैं, कौड़ियों हुए हैं, चार्ल्स हुए हैं। इस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है तो क्या होता है? दिमाग चक्कर खाने लगता है और रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? आंधी रोग हो जाता है ना। इस तरह का उपदेश जो है बड़े भाई साहब छोटे भाई को देते हैं। फिर बोलते हैं कि ज्योमेट्री, ओह ज्योमेट्री तो खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे के सारे नंबर गायब हो जाएंगे, है ना। फिर शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं, है ना। अध्यापकों के बारे में बात करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं? ये तो छात्रों का खून करते हैं, है ना। अगर दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, बात तो एक ही है ना। इसमें क्या रखा है? लेकिन ये जो परीक्षक होते हैं ये लोगों को तो क्या परवाह है ना। ये लोग तो चाहते हैं कि जितना पूरा का पूरा पुस्तक जो है वो सारा का सारा पुस्तक क्या है? ये लिख डाले, है ना। बच्चे जो है सब पुस्तक लिख डाले और सारे के सारे अक्षर जो है वो रट डाले, याद कर डाले, है ना। इसी का नाम इन्होंने शिक्षा रख छोड़ा है। इस तरह की बातें करते हैं। और गणित के बारे में बोलते हैं कि गणित में यह लम गिरा दो, आधार लम से ये क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, है ना। या दुगना की जगह चौगुना हो जाएगा, है ना, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में
किसी भी तरह से क्या होना है, पास होना है। तो इस तरह की बातें बड़े भाई साहब कहते हैं। फिर कहते हैं शिक्षक के बारे में, कहते हैं कि शिक्षक जो है, अध्यापक जो कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, और निबंध ऐसे लिखो, कम से कम 4 पन्नों का निबंध लिखो, है ना। अब आप सामने कॉपी खोले, है ना, हाथ में कलम लेके अब रोना पड़ता है। सबको पता है कि पाबंदी जो होती है बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आदमी के जीवन में तब संयम आता है जब दूसरों पर स्नेह होने लगता है ना, जब उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब 4 पन्ने का निबंध लिखने के लिए कहते हैं, तो 4 पन्ने का निबंध कैसे लिखें? जो क्या है, एक वाक्य में लिखा जाता है, वह 4 पन्ने में लिखना जरूरी है क्या? है ना, मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, है ना। आदमी को, बड़े भाई साहब का कहना है कि आदमी को जो भी कहना होता है फटाफट लिख लो, थोड़े में ही लिख लो, और आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे। जैसे लिखिए, पन्ने पूरे फुलस्केप आकार के, इस तरह का क्या शिक्षा प्रणाली जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यह तो क्या कर रहे हैं, ये शिक्षा प्रणाली, ये छात्रों पर अत्याचार है ना, ये छात्रों पर क्या है, अत्याचार है। इस तरह की बातें करते हैं। और ऊपर से अध्यापक गण कहते हैं 4 पन्नों का निबंध लिखो और उसे संक्षेप में लिखो। तो यह कैसे संभव है ना। ऐसे तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, कहने का मतलब हो गया आप तेज तेज भी भागो और धीरे धीरे भी भागो। उल्टी बात है कि नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। बालक जो है इतनी बात नहीं समझ सकता इन अध्यापकों को, और ऊपर से ये अध्यापक यह दावा करते हैं कि हम तो अध्यापक हैं। तो लला मेरी कक्षा में आओगे, छोटे भाई को कहते हैं कि मेरे कक्षा में आओगे, तब तुमको ये सब क्या करने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे। तब तुमको क्या होगा, तब तुमको पता चलेगा कि आटे दाल का क्या भाव है। इस तरह की बातें तुमको मालूम चलेगी। तब तुम्हारे जो पाँव हैं वो जमीन पर नहीं पड़ेंगे, है ना। तो मैं लाख फेल हो गया हूँ, ठीक है, मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुमसे मुझे क्या है, ज़्यादा अनुभव है ना। इस तरह की बातें बड़े भाई साहब किससे करते हैं, छोटे से करते हैं, छोटे भाई से करते हैं। अब छोटा भाई साहब को, छोटा जो है उसको तो क्या है, पसंद नहीं है, उसको क्या है, इस तरह के उपदेश उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब स्कूल का समय निकट आ रहा है। अब वो सोचता है कि पता नहीं भाई साहब, बड़े भाई साहब की ये उपदेश जो है वो कब खत्म होगी, है ना, कब समाप्त होगी। अब खाना तो खा रहा था, लेकिन खाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें कोई स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने में मुझे ऐसा तिरस्कार मिल रहा है, जब ऐसी बातें मुझे सुननी पड़ रही है, तो फेल हो जाता तो पता नहीं मेरे तो क्या हो जाते, प्राण ही निकल जाते, है ना। भाई साहब अपने दर्जे की जो पढ़ाई का जो चित्र मेरे सामने खींचे हैं, वो उसको सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है ना। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है मेरे लिए। लेकिन मेरे को क्या है, पुस्तकों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, अरुचि थी। जैसा मैं पहले था वैसा ही था, लेकिन क्या है, पढ़ता तो मैं बहुत कम था और खेल कूद में मैं फिर भी मैं ज़्यादा था। खेल कूद में कभी छोड़ नहीं हो सकता था, और पढ़ाई भी मैं इस तरह की करता था कि मेरा गृह कार्य जो है वो पूरा हो जाए, होम टास्क में कर लेता था, ताकि दूसरे दिन कोई मुझे कुछ ना बोले, है ना, कोई टीचर जो है मुझे कुछ ना बोले, कोई अध्यापक मुझे कुछ ना बोले। तो इस तरह की बातें कौन करता है, मैंने बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई को उपदेश देते हैं, और छोटे भाई इन सब चीज़ों को सोचता है। तो आज हम यह भाग यहीं समाप्त करते हैं।